अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस burn injuries is non-thermal burn injuries, जिसमें we have the chemical injuries, cold injuries, ionizing radiation injuries and electrical injuries। सबसे पहले chemical injuries में क्या क्या हो सकता है आपको पता है? एसिड्स हो सकती हैं, अल्कलीज हो सकती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक्चुअली कि केमिकल बर्न्स क्या करती हैं, प्रोग्रेसिव डैमेज करती हैं और यहाँ तक कि हम जब तक उसको फ्लश ना करें वाटर से तब तक जो है क्या होता है, रिएक्शन होता रहता है केमिकल्स का वहाँ पर। एसिड बर्न्स जो होती हैं ये सेल्फ लिमिटिंग होती हैं देन द अल्कली बर्न्स। एसिड्स क्या करती हैं, कोगुलेटिव नेक्रोसिस कर देती हैं और वहाँ पे ना एक बैरियर बना देती हैं, इम्परमिएबल बैरियर, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब कि ऊपर सारा नेक्रोसिस हो गया होता है, कोगुलेशन हो गई होती है, जिसकी वजह से ना क्या होता है वहाँ पे एक बैरियर बन जाता है इम्परमिएबल, के नीचे कुछ भी नहीं जा सकता फर्दर, क्योंकि एक बैरियर बन गया है। तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा ना नीचे डीप नहीं जाता, वहाँ पर ही रुक जाता है, पेंट्रेशन नहीं होती। अल्कलीज जो होती हैं ये एक्चुअली क्या करती हैं कि ये क्यूटेनियस लिपिड्स के साथ जो है वो बाइंड करती हैं, एक सोप बनाती हैं जो कि स्किन को ना डिज़ोल्व करती रहती है। मतलब बस ये याद रखना है आपने कि आपको वैसे अगर पूछा जाए एसिड ज़्यादा खतरनाक है या अल्कलीज, तो आपने बताना है अल्कलीज। क्यों? क्योंकि एसिड्स जो है ये क्या करते हैं, वहाँ पे एक कोगुलेटिव नेक्रोसिस इम्परमेबल बैरियर बना देती हैं, जिसकी वजह से पेंट्रेशन जो है वो डीप नहीं होती। जबकि अल्कलीज जो है ये तो जो है ना बस डिज़ोल्व ही करती जाती हैं स्किन को। तो ये जो है केमिकल बर्न्स, ये डीप डर्मल या फुल थिकनेस बर्न्स होती हैं। मतलब जब भी गिर जाए ना तो आपने पक्का सोचना है यार इसके अंदर तो बहुत डीप बर्न है, कोई ऊपर सुपरफिशियल बर्न तो हो ही नहीं सकता ये। फिर हमने इसकी एक्यूट केयर करनी होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी अब ऊपर गिरा ना केमिकल, अपने जल्दी से जो भी कपड़े होंगे इन्वॉल्व हुए हुए वो सारे रिमूव कर देने हैं, जल्दी से ऊपर पानी फेंकना है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको वॉश करते रहना है 15 मिनट तक अंडर द स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि उसका न्यूट्रलाइजिंग एजेंट लेना है, मतलब वो एजेंट जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर दे। एसिड है तो उसका एजेंट ढूंढना है और अल्कली है तो उसका ढूंढना है। तो ये हमारा चीज़ होती है ताकि डीपनिंग फर्दर ना हो। इसके लिए हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो हाइपोकैलेसीमिया कॉज करता है। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा कर दे तो फिर हम उसका एंटीडोट देते हैं कैल्शियम का, अगर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा हाइपोकैलेसीमिया कॉज कर दे। जितने भी केमिकल्स हैं उन सबको सफाई करनी है स्किन से, क्लॉथिंग से। ठीक है, और इनमें जो है हम ATLS का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, पानी फेंकेंगे, क्लॉथिंग है उसको रिमूव करेंगे, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया उसका साइड इफ़ेक्ट, तो फिर हम उसको एंटीडोट दे देंगे। लेवाज करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट केमिकल बर्न्स के बाद है इलेक्ट्रिकल बर्न्स। ये लो टेंशन हो सकता है, हाई टेंशन हो सकता है। लो टेंशन घरों के अंदर जो अपना इलेक्ट्रिकल बिजली के लगते हैं ना, वो होते हैं लो टेंशन। ठीक है, उसकी वजह से इतना मसला भी नहीं होता, कोई इंजरी वगैरह भी नहीं होती। एंट्री एग्ज़िट वूंड्स जो हैं वो बन जाते होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता नर्व टेंडन्स वगैरह को। ऑल्टरनेटिंग करंट है, अगर वो पास करती है तो हार्ट को इफ़ेक्ट कर सकती है, कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकती है, मायोकार्डियल डैमेज, जिसके लिए हमें रिससिटेशन करनी पड़ती है। और हाई टेंशन इंजरीज़, हाई टेंशन अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो पर्सन को फ्लैश फ्लेम या करंट से जो है करती है। तो हाई टेंशन को जो हम अर्थ कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लैश बर्न हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकती है, फ्लेम बर्न हो सकता है। ये जो घरों के अंदर नहीं होती हैं हाई टेंशन वाली, ये बाहर होती हैं, रोड्स पे ओवरहेड लाइंस जो होती हैं, कंडक्शन रोड्स होती हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा सबक्यूटेनियस डैमेज होता है, मसल्स डैमेज हो जाते हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है, मायोग्लोबिन रिलीज़ होती है विच कॉजेज़ द मायोग्लोबिन यूरिया, एक्यूट रीनल फेलियर, बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडोसिस हो जाती है, मायोकार्डियम को डायरेक्ट डैमेज करते हैं, हार्ट फेलियर करवाते हैं। ठीक है, मतलब ये हाई टेंशन तो बहुत ख़तरनाक है। कोल्ड इंजरीज़ क्या होती हैं, जब लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो अगर करे तो उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है, पेरिफ्रीज को अफेक्ट करती है, और इसके लिए हम रैपिड रीवार्मिंग करते हैं एट 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा है कि हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी है तो वो क्या करता है, सीवियर एसिडोसिस करवाता है, जिसके लिए हमें IV बाइकार्बोनेट से ट्रीट करते हैं।
दूसरा ये मसल्स को अफेक्ट करता है एंड इट कैन रिजल्ट इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जिसको ट्रीट करने के लिए हम फेशियोटमी करते हैं। मायोग्लोबिन रिलीज़ जो कि मायोग्लोबिन यूरिया कॉज करता है, रीनल डिसफंक्शन कॉज करता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हाई यूरिन आउटपुट मेंटेन करते हैं। और फिर ये स्वीयर लिम्ब डैमेज कर सकता है, जिसके लिए हमने एम्पुटेशन करनी होती है। मायोकार्डियल डैमेज में ये ईसीजी चेंजेस करता है, हार्ट फेलियर करवा सकता है, जिसके लिए हम डायरेटिक्स और जो है डोमोट्रोफिक जो होते हैं पॉजिटिव एनोट्रोपिक एजेंट्स वो देते हैं। तो एसिडोसिस हो गई, लिम्ब डैमेज हो गया, मायोकार्डियल डैमेज हो गया, मायोग्लोबिन रिलीज़ हो गया और कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया। ठीक है, आप इसके यूक्यूज देख लें। 45 ईयर्स ओल्ड मैन, उसको जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजरी हो गई है वाइल वर्किंग ऑन द हाई टेंशन केमिकल लाइंस। समझ आ रही है? हाई टेंशन मतलब बहुत ख़तरनाक बात है यार। उसका एंट्री वूंड है और एग्ज़िट वूंड है, मतलब हाथ के ऊपर से एंट्री हुई और फुट के ज़रिए जो है ना वो एग्ज़िट हो गया। तो अब जो है हमने जो है कौन सा डैमेज हो सकता है, अभी हमने देखा है क्या क्या हो सकता है। उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, उसको रीनल फेलियर हो सकता है, उसको जो है वो एसिडोसिस हो सकती है, मायोकार्डियल डैमेज हो सकता है, उसको हार्ट फेलियर हो सकता है और मतलब इसका मैं आपको बताती हूँ सही तरह कि डैमेज टू सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल्स हो सकता है। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ एंड मसल्स। उसके बाद कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद रीनल डिसफंक्शन हो सकता है। रीनल डिसफंक्शन कैसे होगा? मायोग्लोबिन यूरिया की वजह से। स्वेयर एसिडोसिस हो सकती है। मायोकार्डियल डैमेज हो सकता है विच कैन रिजल्ट इन ईसीजी चेंजेस एंड रेज्ड कार्डियक एंजाइम्स। हार्ट फेलियर हो सकता है। ये सारा कुछ हो सकता है इसमें पेशेंट में। और व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट, क्योंकि हमने सोचना है कि हाई टेंशन इंजरी हुई है, तो अब उसको रिससिटेट करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, एबीजीज करवाएंगे, कार्डियक एंजाइम्स, आरएफटीज करवा लेंगे कि कहीं रीनल डैमेज तो नहीं है, हार्ट डैमेज तो नहीं है, ईसीजी करवा लेंगे। फिर उसकी आईओपी चार्टिंग करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि अगर जो है वो लिम्स ख़राब हुए हैं तो उसके लिए हम फेशियोटमी करते हैं या एम्पुटेशन करते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम है तो उसके लिए हम उसकी जो हम फेशियोटमी करते हैं। अगर जो है वो एसिडोसिस है तो उसके लिए हम आईवी बाइकार्बोनेट देते हैं। अगर रीनल फेलियर है तो उसको ट्रीट करते हैं। एसिडोसिस है तो उसके लिए आईवी बाइकार्बोनेट देते हैं। मायोकार्डियल डैमेज है, हार्ट फेलियर है तो डायरेटिक्स देते हैं। अगर जो है रीनल डिसफंक्शन है तो उसकी यूरिन आउटपुट को मेंटेन करते हैं 2 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से। तो ये मतलब एम्पुटेशन, फेशियोटमी, यूरिन आउटपुट मेंटेनेंस, डायरेटिक्स एंड आईवी बाइकार्बोनेट डिपेंडिंग अपॉन कि क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है ना उस तरह आपने ड्रॉ करके बताना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। ये मैंने आपको बता दिया है। रिससिटेशन, सीबीसी और इन्वेस्टिगेशंस हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट है। मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस और बर्न्स में से क्वेश्चन आया हुआ है बहुत ज़्यादा। कॉम्प्लिकेशंस किसकी एक्यूट होती हैं और क्रॉनिक होती हैं। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस बर्न्स की क्या हो सकती हैं? इतना ज़्यादा बर्न हुआ, सारा फ्लूइड बॉडी का लॉस हो गया तो पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिया में जा सकता है ना। ठीक है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। जब हाइपोवोलेमिया हो जाएगा और मायोग्लोबिन यूरिया होगा तो क्या होगा? किडनी को एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। एक्यूटली और क्या हो सकता है? आर्ट्स हो सकता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। डिलेड में क्या हो सकता है? पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा तो बैक्टीरियमिया, सेप्टिसेमिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो इनमें डिलेड क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। फिर स्टमक के अंदर जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वहाँ पे कर्लिंग अल्सर्स बन जाएंगे। मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होगी तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। मैल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी क्योंकि अब इन पेशेंट्स को जो है उनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न हो रही होती हैं, वेट बड़ी जल्दी लॉस होता है तो मैल न्यूट्रिशन हो सकती है। और वेरी लेट में क्या होता है? वहाँ पे स्कार बन सकता है, कंट्रैक्चर बन सकता है और मार्जुलिन अल्सर बन सकता है। ठीक है, तो लेट कॉम्प्लिकेशन समझ आ गई, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन समझ आ गई। उसके बाद 35 ईयर्स ओल्ड ये वाली जो फीमेल है 60 kg की, इसकी लेट कॉम्प्लिकेशंस आपने बतानी है। तो हम पढ़ चुके हैं कि स्कार बन सकता है, कंट्रैक्चर हो सकता है, मार्जिनल अल्सर बन सकता है, कर्लिंग अल्सर हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, मैल एब्जॉर्प्शन लीडिंग टू मैल न्यूट्रिशन हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक बर्न इंजरीज़, जिसमें हमने देखा कि बर्न्स की वजह से इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं बॉडी के ऊपर। उसके बाद उसकी हमने देखा कि उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स हमने देख ली, हमने मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट्स देख ली।
कि हमने पेशेंट की जो है वो सीवियरिटी को कैसे पता लगाना है, बर्न सेंटर में कब लेके जाना है, प्री हॉस्पिटल केयर कैसे करनी है, और उसके बाद हमने हॉस्पिटल केयर कैसे करनी है, उसमें हमने उसकी जो एयरवे मेंटेनेंस करनी है, उसके बाद उसकी परसेंटेज ऑफ बर्न कैसे कैलकुलेट करनी है, डेप्थ कैसे मेजर करनी है, उसकी जो है सर्कमफ्रेंशियल इन्वॉल्वमेंट करनी है, उसको असेस करना है, इंजरीज़ को एसोसिएटेड इंजरीज़ को असेस करना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, फ्लूइड रिसस्टेशन, पार्कलैंड फार्मूला के थ्रू कौन से फ्लूइड्स देने हैं, बर्न वूंड को कैसे ट्रीट करना है, कौन सी क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, स्क्रोटमी क्या होती है, और कंट्रैक्शन को कैसे रिलीज़ करना है और एनेस्थीसिया देना है, उसके बाद हमने एनर्जी बैलेंस और न्यूट्रिशन को कैसे, इन्फेक्शन प्रोफिलैक्सिस, एडिशनल नर्सिंग केयर, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कर्लिंग अल्सर्स के लिए हमने क्या करना है जो गैस्ट्रिक होते हैं, नॉन थर्मल इंजरीज़ में केमिकल, कोल्ड इंजरीज़, आयोनाइजिंग रेडिएशन इंजरीज़, इलेक्ट्रिकल इंजरीज़, इसमें लो टेंशन हाई टेंशन इंजरीज़ हैं और उनकी केयर कैसे करनी है, मैनेजमेंट ऑफ हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ जो कि आपका यूक्यू है, वो सारा हो गया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, बर्न इंजरीज़.